नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 19 मार्च 2023 और आज के रविवार के सत्र में हम डेली की तरह आपके लिए जो महत्वपूर्ण समाचार हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको कवर करेंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होंगे। ठीक है, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, पीसीएस, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, या फिर अपनी इंग्लिश और हिंदी को मजबूत करना चाहते हो, या फिर आप एक शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या एक जिज्ञासु हैं, तो समझिए यह सत्र आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज को बढ़ते हैं। आज देखो कुछ न्यूज ही आपको मिलेंगे, कुछ साइंस एंड टेक का या कुछ इंटरनेशनल रिलेशन का, कुछ ऐसे न्यूज जो आपको जानना चाहिए, वो न्यूज आपके सामने लेकर हम आए हैं, क्योंकि आज संपादकीय नहीं आएगा, आज संडे है। ठीक है, चलो। मोदी हसीना ओपन 131.5 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन टू बांग्लादेश। देखो मोदी हसीना, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ की जो हसीना है शेख हसीना बांग्लादेश की, इन दोनों ने क्या किया है, 131.5 किलोमीटर का जो तेल पाइपलाइन है बांग्लादेश को, जिससे तेल की आपूर्ति की जाएगी, उसको खोला है। ठीक है, हम समझ लेते हैं। देखो भारतीय प्रधानमंत्री जो है, इंडियन पीएम सेज, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेटर कनेक्टिविटी विल स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल रिलेशंस, कि बेहतर संपर्क से क्या होगा, लोग से लोगों के बीच क्या होगा, मजबूती, संबंधों में मजबूती आएगी, है ना, लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक। हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट, उनके जो बांग्लादेश के समकक्ष हैं, मतलब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने थैंक्स कहा है ना, फॉर पार्टनरशिप, कि भारत ने जो पार्टनरशिप की है, भागीदारी दिखाई है ना, बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा में हिस्सेदारी लेकर के। ठीक है, तो उसको लेकर के उन्होंने थैंक कहा है, भारत को धन्यवाद कहा है। ठीक, अब समझ लेते हैं कि जो पाइपलाइन जो समझौता है, ठीक है, भारत ने जो कहा है कि हम उसको तेल की आपूर्ति करेंगे, तो इसका क्या बेनिफिट है, आखिर क्या है ये। देखो इसमें उद्घाटन किया गया दोनों नेताओं के द्वारा, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक, और दूसरी बात कि ये जो तेल पाइपलाइन है ना, भारत और बांग्लादेश की पहली तेल पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन को 377 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये पाइपलाइन। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश में पड़ने वाला हिस्सा करीब 225 करोड़ रुपए में बना है, और इसका जो भुगतान जो है, पेमेंट जो है, भारत सरकार की ओर से ही किया गया है। ठीक, तो भारत सरकार की तरफ इससे एक तरह से क्या है, ये तोहफा है बांग्लादेश के लिए। उसकी जो विकास है, ऊर्जा सुरक्षा जो है, उसको मतलब आगे बढ़ाने में भारत का ये योगदान है। ठीक है, पाइपलाइन की क्षमता की बात करूं तो 10 लाख मीट्रिक टन प्रति साल है, मतलब पर ईयर क्या है, 10 लाख मीट्रिक टन सप्लाई होगा इससे तेल। ठीक है, आप समझ रहे हो बात। चलो, और उससे क्या होगा, बांग्लादेश, उत्तरी बांग्लादेश के 7 राज्यों में हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा, काफ़ी तेजी से डीजल पहुंचाया जा सकता है। और इस पाइपलाइन का उद्घाटन जो है अभी हो रहा है, लेकिन जो ये फंक्शन में जो आएगा ना, मतलब मार्च में इसका उद्घाटन हो रहा है, और जब ये काम करने लगेगा, ये काम करना स्टार्ट कर देगा जून महीने में। ठीक, और ये क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, एक सीमा से सीमा पार है ना, देखो एक देश से दूसरे देश को जा रही है, तो क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। ठीक है, ये असम स्थित है, एक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। ठीक है, उसके जो मार्केटिंग टर्मिनल है, वहाँ से ये बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसी, है ना, पार्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुँचाया जाएगा, इससे, किससे, इस पाइपलाइन से। ठीक है, फिर वहाँ से बांग्लादेश में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देखो क्या महत्व क्या है, ये तो आपने बेसिक बातें समझ ली। अब देखो कि भारत का जो बांग्लादेश है अहम पड़ोसी है, साथ में एक तरह से अच्छा भागीदार है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, 2021-22 की बात करूँ तो बांग्लादेश जो है वो दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, और एशिया में भारत के निर्यात के नज़रिए से देखूँ तो सबसे बड़ा देश था। ठीक है, और दूसरी बात, अभी तक जो है बांग्लादेश को जो हम तेल भेजते थे ना, भारतीय तेल जो बांग्लादेश को भेजा जाता था अभी तक, उसका जो माध्यम था ना, वो सड़क माध्यम था, जो कि खर्चा ज़्यादा पड़ता था उसका। लेकिन अब क्या होगा ना, पाइपलाइन के जरिए अगर तेल जाएगा ना, तो जो इसमें रोड ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आता है बांग्लादेश का, वो बचेगा। ठीक है, दूसरी बात की जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उसको भी फायदा होगा, जो बांग्लादेश के से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे ना, तो त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, उसको फायदा होगा। ठीक है, ये जो 3 राज्य है ना, ये पूर्वोत्तर में बांग्लादेश से आयात किए जाने वाले सामानों के का माध्यम है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझिए कि दोनों देशों की सरकारों ने कई सारी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इस संदर्भ में। ठीक है, और इससे क्या हो, दोनों देशों की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ी है। ठीक है,
सीमा जो है और भी मतलब खुले, एक तरह से उद्देश्य है दोनों का कि दोनों देशों के बीच ना संबंध अच्छे से बेहतर होता रहे। ठीक, चलो आपने समझ लिया। दूसरी बात, आप ये देखो भारत एक तरह से ना चीन के नजरिए से भी इसको देख रहा है कि चीन क्या है, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, तो भारत को ना चीन को भी काउंटर करना है। तो इसलिए, और दूसरी बात कि जो यूक्रेन रूस का युद्ध जो है ना, तो उसके कारण जो ऊर्जा सुरक्षा है दुनिया में, एनर्जी सिक्योरिटी है, एक बड़ा सा मुद्दा बन गया है, बड़ी समस्या बन गई है। और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने बीच में तो अपनी मतलब एनर्जी के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे, 50% तक ईंधन की कीमत बढ़ गई थी बांग्लादेश में अचानक। तो शेख हसीना सरकार को भी राहत मिलेगी इससे, और डेफिनेटली वो भारत की ओर उसका झुकाव होगा, अभी भी है ना। बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो भारत की भूमिका तो जरूरी होती है, भारत एक अच्छा उसका भागीदार है, अच्छा पड़ोसी है। ठीक, तो भारत को चीन को काउंटर भी करना है, तो डेफिनेटली भारत को वहाँ पे ध्यान देना ही होगा। ठीक, मैं आपको यहाँ देखो कि चीन का एक ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, चीन ने अच्छा निवेश किया है, काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है चीन ने। ठीक, और देखो कि 27 मोर देन 27 निवेश और कर्ज को लेकर समझौते हुए हैं, जिसका वैल्यू ना 24 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ठीक, और इससे पहले चीन ने बांग्लादेश में 13 अरब डॉलर का निवेश भी किया था। अब देखो कि भारत अपनी स्थिति को इस हिसाब से ना कुछ विपरीत देखता है कि हम वहाँ पे निवेश नहीं कर रहे हैं, तो भारत ने भी बांग्लादेश को क्या किया, 2017 में, साल 2017 में 5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। तो अपना पड़ोसी अच्छा हो, साथ में मिला रहे, हम हमारे साथ रहे, तो कोई भी देश चाहता है, तो भारत इसी दिशा में पहल कर रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश का सही स्थिति में होना, वहाँ अच्छी एक स्थिर सरकार का होना, वहाँ की जनता की हालत अच्छी होना भारत के हित में है। ठीक है, चलो हमने ये टॉपिक को देख लिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है को दर्शाता है, भारत और इसके पड़ोस की मजबूती की बात करता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये नेट न्यूट्रलिटी का है। ठीक है, नेट तटस्थता का सिद्धांत वाला है। अभी रिसेंट में देखो क्या हुआ है, अभी रिसेंट की घटना है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अभी रिसेंट में ये हुआ है कि देखो टेलीकॉम वाला, आप ये समझो क्या है, सिंस नवंबर 2022, नवंबर 2022 से है कि द सेलुलर जो ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, COAI, जिसमें कि भारतीय एयरटेल शामिल है, वोडाफोन आइडिया शामिल है, और फिर रिलायंस जियो शामिल है। ठीक है, ये जो 3 मेजर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, भारत में 3 ही मेजर भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, वोडाफोन आइडिया दोनों साथ आ गए हैं, पहले तो अलग अलग थे। ठीक, ये इन्होंने डिमांड किया है ना, डिमांड कर रहे हैं, ये नवंबर 2022 से डिमांड कर रहे हैं, हैज बीन डिमांडिंग, कि जो प्लेटफॉर्म जैसे कि मान लो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ठीक है, इनको क्या है, शुड यूट्यूब व्हाट्सएप पे अ शेयर ऑफ रेवेन्यू एज नेटवर्क कॉस्ट, की मतलब जो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये ना रेवेन्यू कॉस्ट के जरिए में राजस्व का एक हिस्सा पे करें। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, तो हिस्सा ये क्या करें, पे करें। ठीक, अब देखो दिस हैज रिग्निटेड द डिबेट अराउंड द नेट न्यूट्रलिटी, इससे फिर क्या हुआ है कि नेट न्यूट्रलिटी के बीच का मुद्दा ना अब फिर सामने आ गया है। ठीक है, आपके मन में आएगा प्रश्न कि सर ये नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। ठीक, हम नेट न्यूट्रलिटी देखो क्या है, नेट न्यूट्रलिटी का जो सिद्धांत है उसको अगर हम देखें, उसको अगर हम समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो उसमें ये देखो, आपने यहाँ पे समझ लिया नवंबर 2022 से जो मतलब टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स के संगठन क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कि जो यूट्यूब है और व्हाट्सएप को भी पे करना चाहिए रेवेन्यू, किसके रूप में, रेवेन्यू, है ना, जो राजस्व के रूप में पे करना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट के रूप में, नेट उसको मतलब नेटवर्क कॉस्ट के रूप में पे करना चाहिए, नेटवर्क लागत के रूप में पे करना चाहिए रेवेन्यू। ठीक है, मतलब एक शेयर पे करना, रेवेन्यू का एक शेयर पे करना चाहिए। तो यूट्यूब और व्हाट्सएप को क्यों पे करना चाहिए, कंपनी डिमांड कर रही है कि इन्हें क्यों, अब व्हाट्सएप भी तो कॉलिंग की फैसिलिटी देता है, तो कंपनियां कर रही हैं कि जब ये भी कॉलिंग की फैसिलिटी देता है तो फिर हम ही क्यों पे करें, व्हाट्सएप की तो को भी तो पे करना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत ये है कि इंटरनेट जो सेवा प्रदाता है, ठीक है, ISP जो हैं, उसको सभी इंटरनेट गतिविधियों के साथ एक समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, और उपयोगकर्ता जो कंटेंट है, वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, ये सब जो है ना, और संचार विधि आदि के आधार पर किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है या कंपनियां हैं, उसको किसी विशिष्ट डेटा के हेतु अलग अलग कीमतें जो है उससे नहीं ली जानी चाहिए। ठीक है, चाहे डेटा अलग अलग वेबसाइटों पर विजिट करने के लिए हो या फिर अन्य सर्विसेज के लिए हो। ठीक,
दूसरी बात कि नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है उसमें इस बात को भी स्वीकार, इस मुद्दे को भी स्वीकार किया गया है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न करें और उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री पर मतलब एक्सेस प्रदान करें। ठीक है, तो ये नेट न्यूट्रलिटी का जो सिद्धांत है, ठीक, वो कह रहा है कि नेट जो एक तरह से सापेक्षता की बात की जा रही है। ये सिद्धांत जो है इंटरनेट की दुनिया को लोकतांत्रिक बनाता है, क्योंकि टेलीकॉम जो प्रोवाइडर हैं या इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो अलग अलग वेबसाइटों के लिए अलग अलग कीमत नहीं ले सकते। ऐसा नहीं चलेगा ना, मान लो हर एक वेबसाइट के लिए एक ही कीमत होना चाहिए। अब मान लो कोई कहे कि आप हमारी साइट पे आओगे तो कम कीमत लगेगी, है ना, ब्राउजिंग चार्ज कम लगेगा, उस पर तो ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, दूसरी बात कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या है, वो आपको अपनी इच्छा, मान लो अगर उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अधिकार दे दिया गया कि आप किसी कस्टमर को रोक सकते हो, किसी वेबसाइट पर चार्ज कर सकते हो ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है, वो आपको रोक सकते हैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने से, वो वेबसाइट खुलेगी ही नहीं आपके फ़ोन में। तो ये नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी, इससे क्या है, इंटरनेट की स्वतंत्रता क्या है, बनी रहती है। ठीक, और जो फेसबुक जैसी कई जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत का विरोध करती है। ठीक है, क्योंकि जो ये सिद्धांत है ना, उनकी जो इंटरनेट पर जो इनोवेशन को प्रभावित करता है। ठीक, और उसके बाद फिर जो यह सिद्धांत जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ब्रॉडबैंड सेवाओं में निवेश करने से नहीं रोकता है। ठीक, और यह सिद्धांत जो है इंटरनेट के क्षेत्र में कंपटीशन को समाप्त कर देता है। ठीक है ना, तो इसी सब मुद्दों को लेकर टॉपिक है, तो आप इसे पढ़ें और इसके बारे में जानें कि क्या है नेट न्यूट्रलिटी का डिबेट क्या है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आप इसे पढ़ें। देखो सेल्फ स्टडी ना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक है मैगलन स्पेस क्राफ्ट रिकॉर्ड्स वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन वेनस। देखो मैगलन स्पेस क्राफ्ट है ना, अंतरिक्ष यान है। देखो इसने क्या रिकॉर्ड किया है, रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड, रिसर्चर ने पहचान किया है, किस चीज़ की एविडेंस मिले हैं रिसर्चर को, शोधकर्ताओं को, कि जिसे उन्होंने एक्टिव वोल्केनिज्म कहा है, कि सक्रिय ज्वालामुखी के निशान कहे हैं, कि कहाँ पर, वेनस पर, मतलब शुक्र पर उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी के निशान मिले हैं, है ना, साक्ष्य मिले हैं। कैसे मिले हैं, न्यू एनालिसिस ऑफ रडार इमेजेज फ्रॉम मैगलन स्पेसक्राफ्ट। जो मैगलन स्पेसक्राफ्ट के जो रडार इमेज है ना, उसके जो नए अध्ययन किए गए हैं उससे इन्हें साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। द इमेज, इस इमेज से पता लगता है, रिवील अ वेंट दैट चेंज शेप ऑन वेनस। इस इमेज से एक ऐसे वेंट मतलब छेद का पता चला है, गड्ढे का पता चला है जिसका शेप बदला है, आकार क्या हुआ है, बदला है, और जिसको लेकर वैज्ञानिकों को लगता है कि हो सकता है ये कि हो रही मतलब ज्वालामुखी घटना हो, ये है ना, ज्वालामुखी एक्टिविटी हो यहाँ पर। दे आइडेंटिफाइड अ वोल्केनिक बेंट, उन्होंने एक ज्वालामुखी जो छिद्र है उसकी खोज की है जो कि बड़ा होता जा रहा है, व्हिच ग्रू लार्जर एंड चेंज्ड शेप, और जिसका आकार भी बदला है। जो जो मतलब इमेज खींची गई, उन दो इमेजों में ये पता चलता है। पहले वाले इमेज में छोटा था इसका वेंट, अब बाद में जो इमेज खींची गई उसमें क्या था, बड़ा था, जो कि 8 महीने बाद दूसरी इमेज ली गई थी। ठीक, चेंजेस टू द एडजेसेंट सरफेस कुड बी कॉज्ड बाय लावा फ्लो इमेनेटिंग फ्रॉम द वेंट। अब देखो वेंट से, ज्वालामुखी के छिद्र से अगर लावा निकला होगा ना, तो उसे क्या, उसका छिद्र बड़ा हो जाता है। तो जो तस्वीरें भेजी गई थी रडार के इसके द्वारा, मैगलन के द्वारा, तो पहले वाले में वो छिद्र वेंट छोटा था, और जब लावा निकला होगा तो बड़ा हो गया होगा, तो 8 महीने बाद जो ली गई उसमें बड़ा दिखा, तो वैज्ञानिकों को ये मिला है। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी था, ये साइंस, आप समझो इसको, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैज्ञानिक किस प्रकार क्या खोज कर रहे हैं। ठीक है, मैगलन ने इससे के मतलब ईमेल से ये पता चला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विल द SVB कोलैप्स इम्पैक्ट इंडियन स्टार्टअप्स। देखो SVB बैंक जो है अमेरिका का बैंक है, पता है आपको, मैंने इस पर सेशन भी किया था, आपको बताया था कि जो SVB बैंक है, ठीक है, ये जो बैंक है, ये बैंक क्यों डूबा। ठीक है, इस बैंक को डूबने के कारण क्या थे, इस बैंक ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, इसका कारण क्या था। ठीक, विल द US एडमिनिस्ट्रेशन, क्या US प्रशासन जो है, अमेरिकी प्रशासन जो है, वो ये काम करेगा कि जो डिपॉजिट्स जो हैं, ठीक है, वो उसको मतलब विद द US एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू गारंटी डिपॉजिट्स काम नर्वस एंड एंश्योर फंडिंग इज नॉट डिसरप्टेड इन द सेक्टर।
यहाँ पे कहा गया क्या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सुनिश्चित करेगा कि डिपॉजिट जो है ना, उससे मतलब डिपॉजिट जो है वो मिल जाए लोगों को, या फिर मान लो फंडिंग जो भी है। देखो क्या होता है कि बैंक में कुछ राशि जो होता है ना, वो निश्चित राशि जो है एक वो जमा रहती है जो उस पर बीमा रहता है, ठीक है। अब मान लो उससे ज़्यादा की राशि अगर आपकी बैंक में रखी है तो उस राशि पर क्या है, गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि क्या यूएस प्रशासन को इसको देखना चाहिए और मतलब आश्वस्त करना चाहिए कि क्या वो आगे बढ़ेगी, कि वो डिपॉजिट को या फिर उसके बाद फिर फंडिंग इंटरप्टेड नहीं हो, डिसरप्ट नहीं हो, वित्त पोषण डिसरप्ट नहीं हो, इसको देखेगी। व्हाट आर द लेसन्स, क्या ऐसे सबक हैं जो सिलिकॉन वैली बैंक संकट से लिए जा सकते हैं, ठीक है, चाहे जिसके अकाउंट तो वो क्या सबक ले सकते हैं ऐसी बैंक के क्राइसिस से। विल इन्वेस्टर्स लुक एट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन मोर फेवरेबल, ठीक है, एज मोर फेवरेबल, क्या जो इन्वेस्टर हैं वो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखेंगे अधिक अनुकूल तरीके से। अब देखो इंडियन स्टार्टअप जो है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो मतलब भारतीय स्टार्टअप है उनके भी अकाउंट थे उसमें ठीक है, मतलब कई सारे स्टार्टअप के अकाउंट थे। तो आखिर ये भारतीय स्टार्टअप ने क्यों अकाउंट खुलाया था? पहली बात आप ये समझो कि 2018 का जो आर्थिक संकट आया था उसके बाद जो दिवालिया होने वाला जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, वो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सेंटा क्लोरा स्थित इस बैंक में की जो थी, तो वो देश में टोटल 17 ब्रांचेज थी, 17 शाखाएं थी। और 31 दिसंबर 2022 तक के डेटा की बात करूं तो बैंक की जो टोटल एसेट्स थी वो 209 अरब डॉलर की थी, ठीक है। और इसके अकाउंट्स में टोटल जो बैलेंस थे, डिपॉजिट्स थे, वो 1743.4 अरब डॉलर थे। और रिपोर्ट की बात करूं तो ये बैंक जो है वो 2500 से ज़्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स को बैंकिंग सुविधाएं देता था। अब बैंक की वेबसाइट की बात करूं तो इसमें जो टेक कंपनीज हैं या फिर सस्टेनेबिलिटी सेक्टर हैं उसमें इसके ज़्यादा ग्राहक थे, कस्टमर थे, ठीक है। और जो मैंने देखो अमाउंट जो है ना बैंक में जो ग्राहकों का जो है ना वो मतलब 2,50,000 डॉलर तक का बीमा है, 2,50,000 तक अगर आपकी राशि है तो सुरक्षित है, ठीक। अब इससे क्या हुआ देखो, अब दूसरी बात हम बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप की बात की जा रही है कि इंडियन स्टार्टअप ने इसमें अकाउंट क्यों खुलवाया था। इस पर मैंने वीडियो ही बना हुआ था, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। अब देखो भारतीय स्टार्टअप क्यों चुनते थे इस बैंक को, इसमें ये था कि ये ना दो तरह की सर्विसेज देता था। देखो जो आप इसमें ये सुनो इसमें कि भारतीय स्टार्टअप कितने जुड़े थे, उतना पूरा प्रॉपर डेटा तो तुरंत नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस बैंक से जुड़े भारतीय स्टार्टअप लगभग 20-25 थे, ठीक है। लेकिन उसमें अकाउंट क्यों खुलवाते थे, तो बात समझिए आप कि भारत से बाहर जो ऐसे जापान, सिंगापुर, अमेरिका आदि से फंडिंग मिलती है स्टार्टअप्स को, ठीक है। और भारतीय स्टार्टअप जो की बात करूं तो उनके जो निवेशक का अकाउंट जो है वो एसवीबी में है, ठीक है, एसवीबी में है। तो उनके लिए जो बेहतर होता है कि अकाउंट में मतलब अपना इसी बैंक में अकाउंट खोले। मान लो आपके इन्वेस्टर जो है उनका अकाउंट इसी बैंक में है तो स्टार्टअप भी अकाउंट खुलवा लेते हैं कि भाई इसी में हम भी खुलवा लेते हैं, आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब देखो जितनी बड़ी स्टार्टअप है बढ़ती हुई जो इसमें कई सारी कंपनियों के अकाउंट इस बैंक में है। हालांकि इसके जो प्रोसेस है ना अकाउंट खुलवाने के वो भी बड़ा ही आसान था। दूसरी बात कि बैंक जो है ना ये बैंक इन्वेस्ट भी करता था, स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी करता था और उन्हें लोन भी दिया करता था, ठीक है। और ये स्टार्टअप जो था वो बिजनेस फ्रेंडली बैंक था। आप भारत में बैठ करके पासपोर्ट का आधार पर अकाउंट खुलवा सकते थे वहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात कि बैंक जो है ना कि अच्छी सर्विस देता था, प्रोवाइड भी करता था सर्विसेज की आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कहाँ पे आपको एक तरह से कंसल्टेंसी की भूमिका भी, कंसल्टेंट की भूमिका भी बैंक निभाया करता था। तो मान लो आपको बैंक में अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, अगर आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, आपको बैंकिंग के अलावा दूसरी सर्विस भी मिलेंगी एक तरह से फ्री में, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि हम उसके पास जाएं। तो यही रीज़न था कि इंडियन स्टार्टअप उनके पास पहुंचे, लेकिन परिणाम तो ये है कि लॉस तो हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। आपको मैं एक काम करूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप अवश्य देख लें। प्रीडेटर इन द स्काई, देखो प्रीडेटर जो है ना, हम यहाँ पे एक ड्रोन की बात कर रहे हैं। देखो अभी क्या हुआ, अमेरिका, अभी देखो रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका सहित जो पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उन्हें युद्धक विमान दे रहे हैं, मिसाइलें वगैरह दे रहे हैं।
उसमें अभी क्या हुआ, ब्लैक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में क्या हुआ अभी, वहाँ पर जो अमेरिकी जो ये है ड्रोन है ना, उसकी टक्कर हो गई रशियन जेट के साथ, ठीक है, ब्लैक सी के ऊपर में, काला सागर के ऊपर में, ठीक है। तो टक्कर जो हो गई ना, उसको लेकर ये टॉपिक है, ठीक। तो ये टक्कर हुई, उसके बाद की स्थिति जो है देखो, दोनों देशों ने अपने अपने बयान जारी किए, ठीक है। तो इसी को लेकर है, यहाँ पढ़ो आप, द यूएस ड्रोन दैट वाज फोर्स्ड डाउन बाय रशियन जेट्स इन द ब्लैक सी। देखो रशियन जेट के साथ इसकी टक्कर हुई काला सागर के ऊपर में। तो उसके बाद क्या हुआ, ये काला सागर में गिर गया ये ड्रोन। अब ड्रोन को देखते हैं, ड्रोन क्या है, ये बहुत ही एडवांस ड्रोन है और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब दूर से बैठ करके इसे उड़ाया जा सकता है और कई सारे देश इसका यूज करते हैं, भारत भी यूज करता है। अब इस एडवांस ड्रोन की बात करूं, देखो इसमें क्या क्या है, ठीक है। इस ड्रोन का आप ये देखो कि मानव रहित है ना, यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है ना, वो अमेरिकी एयरफोर्स तो करती है और सेंट्रल जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी करती है, निगरानी या अटैक वगैरह के लिए किया जा सकता है इसका, ठीक। और दूसरी बात कि इसमें कई सारे कैमरे हैं, मिसाइलें भी इसमें हैं, सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये 27 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है ये, ठीक है। अब 50,000 जो फीट है उतनी ऊंचाई तक ये जा सकता है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी क्षमता वाला है ये, ठीक। इसे बनाया है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स ने बनाया है। साथ ही बता दूं आपको, इराक हो गया, अफगानिस्तान, सीरिया, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अन्य देशों में जो अमेरिकी जो अभियान हुए हैं, सैन्य अभियान, जो मिलिट्री जो अभियान हुए हैं, उसमें इसका यूज किया गया है। और ये ड्रोन जो है मतलब इस पर कई सारे क्वेश्चन भी उठे हैं, विवाद भी हुआ है, लेकिन इस तरह के यूज में रहा है। खास कर भी देखो, इंडियन नेवी जो है वर्तमान में 2 ऐसे ड्रोन का यूज कर रही है जो लीज पर है, ठीक है। और ये जो ड्रोन है इसको जो यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, ठीक है, स्पेन है, तो ये जो इसके जो सेनाएं हैं ये यूज करती हैं, ठीक है। और साथ ही आप ये देखो कि ये जो एयर इंडिया है ना, हाँ, जो एरो इंडिया में क्या हुआ, जो हिंदुस्तान HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जर्नल ऑटोमिक्स ने इसको लेकर कुछ घोषणाएं भी की। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी खासियतों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। इसको बताया गया है कि इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, ठीक, और क्यों कई सारे देशों की सेनाएं इसका यूज करती हैं, ठीक। और अमेरिका खासकर इसका यूज क्यों करता है और यह किस प्रकार से सफल है, तो हमें इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। आप इसे अवश्य समझें, ठीक है। चलो, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक। इसमें प्रयास किया गया कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ इस टॉपिक को। इसमें ठीक है, MQ 9A डी पर, और उसके बाद फिर बाकी जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं वो सभी आपको क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है। SCB कोलैप्स हमने यहाँ समझ ही लिया, इंडियन स्टार्टअप को किस प्रकार प्रभावित करेगा, मैगडन ब्ला हमने समझ ही लिया, ठीक है। जो नेट न्यूट्रलिटी है वो समझ लिया, मोदी हसीना ओपन जो मतलब एक ऑयल जो पाइपलाइन है जो उसको बांग्लादेश को गया है, ठीक है, उसका क्या महत्व है भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए, उसको हमने समझ ही लिया। और ठीक है, तो आज का सेशन जो है उसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।